कैसे हैं आप सब दोस्तों। हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 1, नेचर, सिग्निफिकेंस एंड स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसमें हमने लास्ट 3 क्लासेस में सबसे पहले फाइनेंस का मीनिंग देखा। फाइनेंस का सिंपल मतलब एक तरीके से मनी से लिया जाता है। देन हमने देखा बिजनेस फाइनेंस कि ऑर्गेनाइजेशन को फंड की जरूरत होती है टाइम टू टाइम, उसको किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन इकट्ठा कर सकती है। और उसके बाद हमने देखा फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में मेनली हमने देखा कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जो फाइनेंशियल मैनेजर होते हैं उनका मेन मोटिव क्या होता है। मेन मोटिव होता है एक्विजिशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। पैसा कहां से आएगा और उसको किस तरीके से यूज किया जाए। उसके बाद हमने कुछ फीचर्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट देखी, लाइक इट इज ए एसेंशियल पार्ट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, कंटिन्यूअस एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, साइंटिफिक एंड एनालिटिकल है, सेंट्रलाइज्ड नेचर होता है, डिफरेंट फ्रॉम अकाउंटिंग फंक्शन, वाइड स्कोप है एंड एप्लीकेबल टू ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट हमने देखा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का स्कोप क्या है। स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट में मेनली हमने देखा कि ऑर्गेनाइजेशन के सामने कुछ इश्यूज होते हैं, लाइक व्हाट शुड बी द साइज ऑफ द फर्म, हाउ फास्ट शुड इट ग्रो, व्हाट आर द वेरियस टाइप ऑफ एसेट टू बी एक्वायर्ड, what should be the pattern of raising fund from various sources, what should be the composition of the liabilities of the firm। और इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, मेनली 3 तरीके के डिसीजन लेती है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन। और जब ये डिसीजन लिए जाते हैं तो कुछ क्राइटेरियाज होते हैं जो कंसिडर किए जाते हैं, जिसमें अर्जेंसी, पेबैक मेथड, रेट ऑफ रिटर्न आप कंसिडर कर सकते हो, अनडिस्काउंटेड बेनिफिट कॉस्ट रेशियो, डिस्काउंटेड बेनिफिट कॉस्ट रेशियो, प्रेजेंट वैल्यू मेथड, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। और इस टाइम पे मैंने आपको कहा भी था कि ये सारे के सारे हमारे मेथड्स हैं जो कि आगे जाके हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन वगैरह के चैप्टर में देखेंगे। इसके बाद हमने देखा ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसमें मेन 2 ऑब्जेक्टिव है, वन इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वन इज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की कमियां हैं कि वो रिस्क को इग्नोर करते हैं। कंफ्यूजिंग एक कॉन्सेप्ट है एम्बिग्युइटी, क्योंकि प्रॉफिट का मतलब हर एक पर्सन के लिए अलग अलग प्रॉफिट होता है। लाइक लेंडर्स के लिए प्रॉफिट का मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, तो इक्विटी शेयर होल्डर के लिए वो अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर है। इट ऑल्सो इग्नोर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी कॉन्सेप्ट। दूसरा मेन जो ऑब्जेक्टिव था, जो कि लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑर्गेनाइजेशन कंसीडर करती है, दैट इज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। wealth maximization is superior in comparison with profit maximization। और हमने ये भी देखा कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में क्या डिफरेंस है। देन हमने डिस्कस किया कि एक ट्रेडिशनल अप्रोच थी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की पुराने टाइम की, एक मॉडर्न अप्रोच है। तो मॉडर्न अप्रोच ट्रेडिशनल अप्रोच के कंपैरिजन में ज्यादा बेनिफिशियल है। किस तरीके से, वो हमने देखा। किस तरीके से फाइनेंशियल मैनेजमेंट फाइनेंशियल अकाउंटिंग से डिफर करता है और ट्रेडिशनल और मॉडर्न अप्रोच में डिफरेंसेस क्या है। देन हमने देखा कि क्या फाइनेंशियल मैनेजर एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में भी वर्क करता है, किस तरीके से डिस्कस किया। देन हमने देखा इकोनॉमिक वैल्यू एडेड का कॉन्सेप्ट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस कैपिटल चार्ज, या आप कह सकते हो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस जो भी आपने बिजनेस में कैपिटल लगा रखी है उस पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल का रेट। बाद में हमने देखा कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी किस तरीके से एज ए डिसीजन क्राइटेरिया यूज किए जा सकते हैं। लिक्विडिटी में हमने मेनली करंट रेशियो, क्विक रेशियो, इनका डिस्कशन किया, और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, इनको भी देखा। प्रॉफिटेबिलिटी में हमने ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, इनका जिक्र किया। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी हमने देखा था। तो ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट हमने लास्ट क्लास तक डिस्कस कर लिए। इसके बाद नेक्स्ट जो इस चैप्टर में टॉपिक है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली, दिस इज कॉस्टिंग, कॉस्टिंग एंड रिस्क। ऑर्गेनाइजेशन में क्या कॉस्ट इनकर हो सकती है,
किस तरीके से बिजनेस के लिए कॉस्ट रिस्की है, ये हमें इस टॉपिक में डिस्कस करना है। मेनली अगर मैं बात करूं, एक ऑर्गेनाइजेशन में दो तरीके की कॉस्ट होती है, एक होती है वेरिएबल कॉस्ट और एक होती है फिक्स्ड कॉस्ट। अगर मैं वेरिएबल कॉस्ट से रिलेटेड बात करूं तो ऑर्गेनाइजेशन में वेरिएबल कॉस्ट से रिलेटेड ज्यादा रिस्क नहीं होती। कैसे? वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो मैं अगर कम प्रोडक्शन करूंगा कम इनकर होगी, ज्यादा प्रोडक्शन करूंगा ज्यादा इनकर होगी। अगर किसी प्रोडक्ट की एक यूनिट को बनाने के लिए 2 रुपए का मटेरियल लगता है, अगर 500 यूनिट की मार्केट में डिमांड दिखेगी तो मैं 500 यूनिट बनाऊंगा और 2 रुपए के अकॉर्डिंगली 1000 रुपए की कॉस्ट आएगी। अगर मार्केट में डिमांड ज्यादा दिखेगी 1000 यूनिट की तो मैं 2 रुपए के हिसाब से 2000 का मटेरियल लगाऊंगा। यह है वेरिएबल कॉस्ट। लेकिन अगर मैंने एक बिल्डिंग रेंट पे ली जिसका किराया है 50,000 रुपए पर मंथ, तो वो तो फिक्स्ड कॉस्ट है। भले ही मैं 500 यूनिट बनाऊं, भले ही 1000 यूनिट बनाऊं, भले ही मार्केट में डिमांड 500 यूनिट की हो, भले ही मार्केट में 1000 यूनिट की डिमांड हो, फिक्स्ड कॉस्ट तो कांस्टेंट रहेगी 50,000 रुपए। तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन की जो ज्यादा रिस्क होती है वो होती है ड्यू टू फिक्स्ड कॉस्ट। क्या कॉन्सेप्ट है देखते हैं। इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कॉस्टिंग रिलेट्स टू द सिस्टम adopted for assessing cost of capital from various sources। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट में अगर कॉस्ट की बात करें तो यहां पे मेन जो कॉस्ट है वो है कैपिटल की कॉस्ट। अब कैपिटल में अगर मैं बात करूं, कैपिटल में मेनली एक तो डिबेंचर्स कवर होते हैं, एक प्रेफरेंस शेयर्स कवर होते हैं और एक इक्विटी शेयर्स कवर होते हैं। अब देखो, इंटरेस्ट जो है वो फिक्स्ड कॉस्ट है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी प्रेफरेंस डिविडेंड फिक्स पे करना पड़ता है, लेकिन इक्विटी वालों को फिक्स नहीं पे करना पड़ता। लेकिन डिबेंचर होल्डर की जो रिस्क होती है वो ना के बराबर होती है, क्योंकि डिबेंचर होल्डर को ये पता है कि मुझे 1 महीने के बाद या 3 महीने के बाद या हाफ ईयरली या ईयरली बेसिस पे इतना इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा। तो डिबेंचर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो रिस्क हुई कम, लेकिन कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से रिस्क ज्यादा है। सेम सिचुएशन है प्रेफरेंस शेयर होल्डर के केस में। प्रेफरेंस शेयर होल्डर का रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स होता है, उसको पता है मुझे इतना मिलेगा, तो वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से सेफ है, लेकिन कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो रिस्की है। इक्विटी शेयर होल्डर जो है उसको पता है कि पहले इंटरेस्ट दिया जाएगा डिवेंचर होल्डर को, फिर प्रेफरेंस वालों को प्रेफरेंस डिविडेंड दिया जाएगा, अगर लास्ट में कुछ बच गया तो वो मुझे मिलेगा। तो इक्विटी शेयर होल्डर को तो रिस्क ज्यादा है, बट कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो कहीं ना कहीं रिस्क कम है। तो यहां पे देखो किस पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस किया गया, कॉस्ट ऑफ कैपिटल फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। वेरियस सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं? इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स हो, चाहे बॉन्ड्स हो, चाहे लॉन्ग टर्म बोरोविंग हो, सबके लिए इंटरेस्ट पे किया जाएगा फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एटसेट्रा। इक्विटी शेयर कैपिटल जो है, दिस इज द ओनर्स मनी एम्प्लॉयड इन द बिजनेस, वेयर एज बोरोड फंड आर क्रेडिटर्स फंड। ऑफ कोर्स इक्विटी शेयर होल्डर तो कंपनी के मालिक होते हैं, तो इक्विटी कैपिटल तो ओनर्स का मनी है, लेकिन जो भी आपने फंड बाहर से बोरो किया है वो है कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से लेंडर्स, क्रेडिटर्स। दिस इज द क्रेडिटर फंड कैरिंग एन, हर एक बोरोड फंड के साथ एक इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन होता है और एक रीपेमेंट शेड्यूल होता है। अगर एक कंपनी ने डिबेंचर इश्यू करके पैसा इकट्ठा किया तो कहीं ना कहीं 5 साल 10 साल या 20 साल के बाद वो पैसा रीपे करना है, और हर साल इंटरेस्ट भी नॉर्मली पे होता है। देयर आर दस रिस्क इन्वॉल्व इफ इंटरेस्ट इज नॉट पेड और ऑन अकाउंट ऑफ डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल। और अगर कंपनी टाइमली बेसिस पे इंटरेस्ट पे ना करे, जो रीपेमेंट शेड्यूल है उसको फॉलो ना करे, तो कंपनी के लिए कहीं ना कहीं रिस्क है, कंपनी की मार्केट में गुडविल खराब होती है। It is ordinarily expected
that every rupee obtained on loan enhances the chances of increasing the return on owner's capital. हाँ, एक्सपेक्टेशन ये होती है कि अगर आप लोन लेते हो तो देखो एक्सपेक्टेशन तो कहीं ना कहीं कंपनी की ही होगी। अगर से एग्जांपल मैं 12% पे लोन लेता हूं तो एक्सपेक्टेशन यही है कि इस पैसे को ऐसी जगह इन्वेस्ट करूंगा जहां से 12% से ज्यादा रिटर्न है। तो कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन यही होती है कि हर एक रुपया जो हम एज ए लोन लेते हैं उससे हमारा रिटर्न क्या होगा, बढ़ेगा। एक्सपेक्टेड तो यही होता है ऑन ऑनर्स कैपिटल एंड द नेटवर्थ। एक्सपेक्टेशन तो यही है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड is usually lower than the return expected by the investor। जैसा मैंने अभी अभी कहा कि अगर मैं कोई भी पैसा लोन पे लेता हूं 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लेता हूं तो कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड तो यही है कि मेरी जो रिटर्न होगी वो ज्यादा होगी। 15% कमाऊंगा, 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन लूंगा, 3% बचेगा। फॉर द इन्वेस्टर्स, और इन्वेस्टर्स कह दो चाहे रिस्क टेकर्स कह दो, जो कि कौन होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर। क्यों? क्योंकि उनको सबको पेमेंट होने के बाद जो बचेगा उसमें से हिस्सा मिलेगा। मोर ओवर इंटरेस्ट पेड इज डिडक्टेबल फॉर टैक्स पर्पज। साथ में जब आप इंटरेस्ट पे करते हो तो आपको मिल जाते हैं टैक्स में बेनिफिट। कैसे? एक एग्जांपल है, यहां पे दो सिचुएशन ली गई है। ये है सिचुएशन ए और ये है सिचुएशन बी। सिचुएशन ए हो चाहे बी हो, कैपिटल मैंने दोनों में सेम रखी है 100 रुपये। अब पहली सिचुएशन में तो ये 100 रुपया जो है वो सारा का सारा ऑनर कैपिटल है, मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल आप ये मान के चलो, और बोरोड कैपिटल 0 हो गया। लेकिन सिचुएशन बी में 50-50 रखा है। 100 रुपए में आधा हमारा खुद का है, आधा हमने बाहर से बोरो कर लिया। अब क्या हुआ, मान लो से एग्जांपल रेट ऑफ अर्निंग है 20% का, 20% कंपनी अर्न करती है। 100 रुपए इन्वेस्टमेंट था, कंपनी अगर 20% अर्निंग करती है तो उस सिचुएशन में 20 रुपए का कंपनी को प्रॉफिट होगा। बीच में एक लाइन में रेट ऑफ इंटरेस्ट भी लिखा है, क्योंकि सिचुएशन बी में बोरोड कैपिटल है तो ये जो 50 का आपने कैपिटल बोरो करी थी उसमें 15% आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना। 20 रुपए आपने कमाए, दैट इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। मैंने लास्ट क्लास में भी आपको हिंट दिया था, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से हम माइनस करते हैं इंटरेस्ट। अब सिचुएशन ए में तो डेट है ही नहीं तो कोई इंटरेस्ट में नहीं हो रहा, लेकिन सिचुएशन बी में 50 की कैपिटल आपने बोरो करी, 15% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो 50 का 15% 7.5 विल बी द इंटरेस्ट अमाउंट। तो अर्निंग बिफोर टैक्स हमारे पास बच गया सिचुएशन ए में पूरा का पूरा 20 और सिचुएशन बी में 12.5। अर्निंग बिफोर टैक्स में से कंपनी पे करती है टैक्सेस। मान लेते हैं टैक्स का रेट 50% है तो सिचुएशन ए में 20 का 10%, वो 20 का 50%, 10 रुपए आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। जबकि सिचुएशन बी में 12.5 का 50%, 6.25 रुपए आपको इंटरेस्ट पे करना है। तो हमारे पास अर्निंग आफ्टर टैक्स बचा इन केस ऑफ सिचुएशन ए 10 रुपए, जबकि सिचुएशन बी में ये 6.25 है। लेकिन इसको रिटर्न की फॉर्म में देखा जाए, सिचुएशन ए में ऑनर ने फंड लगाया था 100 रुपए, उस ऑनर 100 रुपए के फंड पे 10 रुपए आपने कमाए तो 10% का आपका रेट ऑफ रिटर्न है। जबकि सिचुएशन बी में ऑनर ने केवल 50 रुपए लगाए थे और उस 50 रुपए पे 6.25 रुपए का प्रॉफिट है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसका मतलब ये है 12.5%। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो, और हर एक जो लोन हम लेते हैं उससे जो रेट ऑफ रिटर्न है वो बढ़ने के चांसेस रहते हैं। कारण दो है, एक तो एक्सपेक्टेशन कि कहीं ना कहीं जब मैं 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन लेकर आता हूं, इस एक्सपेक्टेशन के साथ कि इसको जहां भी इन्वेस्ट करूंगा 15% रेट ऑफ रिटर्न कमाऊंगा। जैसा कि आप यहां पे देख सकते हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो था 15%,
जबकि कमा रहा था 20%। एक तो यह बेनिफिट हुआ। दूसरा, जब जब आप इंटरेस्ट पे करते हो उसकी वजह से आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स कम हो जाता है, अकॉर्डिंगली आपको टैक्स में बेनिफिट हो जाता है। यहां पे जो 10 रुपए का टैक्स जा रहा था वो यहां पे केवल 6.25 रुपए का टैक्स जा रहा है। 3.75 रुपए का आपको यहाँ पे बेनिफिट दिख रहा है। इन दो कारणों की वजह से रिटर्न ऑन कैपिटल कहीं ना कहीं ज्यादा दिखाई देता है जब भी हम मार्केट से लोन लेते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट शुड बी लोअर देन रिटर्न ऑन कैपिटल। जो मेरा कमाने का रेट है वो ज्यादा होना चाहिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होना चाहिए। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा हाई हो जाएंगे तो उस सिचुएशन में रिटर्न नेगेटिव में, दैट इज परसेंटेज कम होते हुए आपको देखने को मिल सकते हैं। बट लिखा हुआ भी आगे, बट इफ द कंपनी इज नॉट एबल टू अर्न sufficient returns, the return on owners fund are reduced and risk increases। यहां पे तो हमने एज्यूम करा 20% रिटर्न, लेकिन यही अगर केवल और केवल 5% रिटर्न होती तो फिर उस सिचुएशन में हमें आगे लॉसेस हो सकते हैं, आपकी रिटर्न रिड्यूस हो सकती है, और जैसे रिटर्न रिड्यूस होगी आपकी रिस्क बढ़ती जाएगी। यूजिंग बोरोड फंड और फिक्स्ड कॉस्ट फंड in the capital structure of a company is called financial gearing। तो जब जब ऑर्गेनाइजेशन अपने कैपिटल फंड में फंड बोरोड भी रखती है, सिंपल कहूं तो टोटल कैपिटल में अगर आपके फंड में डेट भी है तो उस सिचुएशन को बोला जाता है फाइनेंशियल गियरिंग। इसको कई बार कैपिटल गियरिंग के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपकी टोटल कैपिटल के अंदर डेट भी है तो दिस इज नॉन एज कैपिटल गियरिंग या फाइनेंशियल गियरिंग। इट मे बी अंडरस्टूड दैट लीवरेज एंड गियरिंग आर यूज्ड इंटरचेंजेबल। तो गियरिंग जो वर्ड है उसके लिए आप एक दूसरा वर्ड भी यूज कर सकते हो, लीवरेज। अगर आपके टोटल कैपिटल के अंदर डेट है, इट इज ऑल्सो नॉन एज गियरिंग, इट इज ऑल्सो नॉन एज लीवरेज सिचुएशन। द फॉर्मर इज यूज्ड इन यूएसए। बस फर्क ये है कि जो लीवरेज वर्ड है वो यूएसए में यूज किया जाता है, जबकि गियरिंग जो वर्ड है वो यूके में यूज किया जाता है। तो हमारे तो एमसीक्यू क्वेश्चंस है, पूछा जा सकता है लीवरेज कहां पे यूज किया जाता है, यूएसए, यूके, जापान, जर्मनी, तो हमें पता होना चाहिए यूएसए में। गियरिंग वर्ड कहां पे यूज किया जाता है, यूके, यूएसए, जापान, जर्मनी, यूके, पता होना चाहिए। द हायर दिस लेवल ऑफ फाइनेंशियल गियरिंग द ग्रेटर द रिस्क। जितनी ज्यादा आपकी गियरिंग होगी, मतलब डेट होगा, उतनी ज्यादा आपकी रिस्क होगी, क्योंकि आपके ऑर्गेनाइजेशन की फिक्स्ड कॉस्ट जो है इंटरेस्ट के नाम से वो बहुत ज्यादा है। रिस्क इज एसोसिएटेड विद, जो कि मैंने इस टॉपिक को स्टार्ट करते वक्त बोला था, रिस्क इज एसोसिएटेड विद फिक्स्ड चार्जेस इन द शेप ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेट कैपिटल। हायर द फिक्स्ड चार्जेस, जितना ज्यादा फिक्स्ड चार्ज होगा, ग्रेटर द चांसेस दैट इट विल नॉट बी कवर्ड बाय अर्निंग एंड सो ग्रेटर द रिस्क। ज्यादा इंटरेस्ट पे करोगे, ज्यादा रिस्क आप बियर कर रहे हो। लार्ज कंपनीज फाइनेंस्ड बाय हेवी बोरोविंग नीड टू कंटिन्यू टू प्रोड्यूस एंड सर्च फॉर न्यू मार्केट फॉर देयर आउटपुट। जो कंपनी ज्यादा बोरोविंग होती है, सिंपल सी बात है, उनकी फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा होने की वजह से वो ज्यादा आउटपुट बनाना चाहते हैं, और ज्यादा आउटपुट के लिए वो क्या करते हैं, नए नए मार्केट सर्च करते हैं, कहां पे हमारा प्रोडक्ट बिक सकता है, कहां पे हम ज्यादा आउटपुट बनाकर सेल कर सकते हैं। एनी इंटरनल डिस्टर्बेंस और एक्सटर्नल कॉन्स्टेंट दैट मे हैम्पर द कंपनीज प्रोडक्शन। अगर कोई भी इंटरनली डिस्टर्बेंस हुआ, बाहरी कारणों से कोई भी रेस्ट्रिक्शन लगी जो कि आपके आउटपुट को हैम्पर कर रही है, मतलब नुकसान पहुंचा रही है, एंड सेल्स विल रिड्यूस, जिसकी वजह से सेल्स कम हो रही है, इनफ्लो ऑफ फंड्स कम हो रहे हैं, बट फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस हैव टू बी पेड। अगर आपका मार्केट में प्रोडक्ट कम बिक रहा है,
आपकी सेल कम हो रही है, फंड कम आ रहा है, फिर भी आपको इंटरेस्ट तो पे करना ही करना पड़ेगा। A study of the effect of capital gearing on cost of capital is quite important for financial decision. तो अगर आप लेना चाहते हो फाइनेंशियल डिसीजन कि पैसा रेज करना है मार्केट से, कहां से करूं, डिबेंचर होल्डर से, प्रेफरेंस शेयर होल्डर से, या फिर इक्विटी शेयर होल्डर से, तो कहीं ना कहीं कैपिटल गियरिंग का आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे क्या इंपैक्ट होगा ये जानना जरूरी है। और मेन टारगेट होगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम से कम रखना। गिवन दैट ए कंपनी हैज टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इट शुड फिक्स अप ए लेवल ऑफ गियरिंग वेयर इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज मिनिमम। कंपनी का टारगेट है कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम से कम होनी चाहिए, तो कंपनी को एक लेवल सेट करके चलना चाहिए कि हाँ इस लेवल पे हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम से कम है, तो हम इस लेवल से ज्यादा बोरोविंग नहीं बढ़ाएंगे। और ये सिचुएशन आप प्रैक्टिकली देखोगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल के चैप्टर में, जब हम अलग अलग सिचुएशन में अपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करके देखेंगे और जहां पे हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम से कम आएगी, हम कहेंगे यही लेवल है जो कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल होगा। प्रैक्टिकली हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल में डिस्कस करेंगे। एज अगेंस्ट द traditional theory of capital structure suggesting that the average cost of capital does depend on the level of gearing, the alternative theory on cost of capital as pronounced by Modigliani and Miller argue that the cost of capital is independent of the capital structure। देखो हम एक चैप्टर देखेंगे, चैप्टर का नाम होगा कैपिटल स्ट्रक्चर। वहां पे हमें कुछ अप्रोचेस डिस्कस करनी है, नेट इनकम अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, एमएम अप्रोच, दैट इज मॉडिग्लाइनी एंड मिलर अप्रोच। तो कुछ ऑथर का वहां पे आपको ये सीन देखने को मिलेगा कि जो कैपिटल का स्ट्रक्चर है, कुछ ऑथर का मानना है कि आपके कैपिटल का स्ट्रक्चर क्या है उससे आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल इफेक्ट होता है। लेकिन मॉडिग्लाइनी एंड मिलर का कहना है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो इंडिपेंडेंट है, चाहे आपका कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा भी हो। इस पॉइंट को समझने के लिए हमें कैपिटल स्ट्रक्चर का चैप्टर अच्छे से समझना है, तो हम कैपिटल स्ट्रक्चर में इस चीज को डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये केवल और केवल ओवरव्यू है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आगे आप क्या क्या देखने वाले हो। नेक्स्ट पॉइंट, द एसेंस ऑफ द Modigliani एंड मिलर, ये जो एमएम थे Modigliani एंड मिलर आर्ग्यूमेंट इज द आर्बिट्रेज प्रोसेस। और जब आप Modigliani एंड मिलर अप्रोच देखोगे तो वहां पे आपको एक प्रोसेस भी देखने को मिलेगी एट द एंड, आर्बिट्रेज प्रोसेस। आर्बिट्रेज प्रोसेस में थोड़ा सा अगर हिंट दूं तो आर्बिट्रेज प्रोसेस में नॉर्मली ये देखा जाता है कि दो तरीके की जो फर्म होती है उनकी वैल्यू भी सेम होती है, और अगर उनकी वैल्यूएशन में कोई फर्क होता भी है तो आर्बिट्रेज प्रोसेस की वजह से दोनों में सिमिलरिटी आ जाती है कुछ टाइम के बाद। वो हम आर्बिट्रेज प्रोसेस जब देखेंगे तभी डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे उस कॉन्सेप्ट को समझना मुश्किल है। शुड द वैल्यू ऑफ टू फर्म्स with identical incomes and the same risk class ratio vary? वहां पे यही डिस्कशन होगा कि दो फर्म अगर हो जिनकी इनकम सेम हो, रिस्क भी सेम हो, तो क्या उन फर्म की जो वैल्यू है वो अलग अलग हो सकती है? विच वुड बी पॉसिबल अंडर द ट्रेडिशनल थ्योरी। कहते हैं ट्रेडिशनल थ्योरी जब तक हम देखते हैं तब तक दोनों फर्म की वैल्यू से अलग अलग हो सकती है। द इन्वेस्टर वुड आर्बिट्रेज सो एज टू मेक द मार्केट वैल्यू ऑफ द टू फर्म्स इक्वल। लेकिन Modigliani एंड मिलर का ये मानना है कि जब दो फर्म की वैल्यू अलग अलग होती है तो इन्वेस्टर मार्केट में इस तरीके से बिहेव करते हैं, इस तरीके से ट्रांजैक्शन करते हैं, इस तरीके से आर्बिट्रेज करते हैं कि उन दोनों फर्म की वैल्यू इक्वल हो जाती है।
A key assumption of the model is that the investors can arbitrage between companies. मतलब arbitrage between companies का मतलब होता है नॉर्मली इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, एक कंपनी में अपने शेयर्स बेचकर दूसरी कंपनी में खरीदना शुरू कर देते हैं. एंड बिटवीन लोन एंड इक्विटी कैपिटल, या फिर इन्वेस्टर क्या करता है, लोन में पैसा लगाया हुआ है तो वहां से निकाल के इक्विटी में लगा देता है, इक्विटी में पैसा लगाया हुआ है तो वहां से निकाल के लोन में लगा देता है. क्योंकि सिंपल सी बात है, इन्वेस्टर को तो रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा दिखना चाहिए. जहां पे उसको रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा दिखेगा वहीं पे वो पैसा इन्वेस्ट करेगा विदाउट इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ देयर इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो. और रिस्क भी वो क्या करते हैं, वहां पे सेम मेंटेन करते हैं, अपने रिस्क को बढ़ने भी नहीं देते. तो कहीं ना कहीं ये जो 2 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट ये कहना चाहते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में काफी सारे ऑथर्स हुए, जिनमें से कुछ ऑथर का ये मानना है कि कैपिटल का जो स्ट्रक्चर है, डेट कितना है, इक्विटी कितना है, उससे कॉस्ट ऑफ कैपिटल अफेक्ट होता है. लेकिन मोदी, ग्लाइन एंड मिलर ऑथर ऐसे हुए जिनका कहना था कैपिटल स्ट्रक्चर चाहे डेट इक्विटी का मिक्सचर कुछ भी हो, वैल्यू ऑफ द फर्म्स आर इक्वल. कैसे, हम देखेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर के चैप्टर में. Despite all the above theoretical explanations, the fact remains that debt is associated with risk. लेकिन एक कॉन्सेप्ट तो क्लियर है, जहां जहां डेट है वहां वहां रिस्क तो है, which enhances with increase in the leverage. और जैसे जैसे आप लीवरेज दैट इज डेट अपने पोर्शन में बढ़ाओगे वैसे वैसे आपकी रिस्क तो बढ़ती रहेगी. देयर आर 2 मेजर रीजन फॉर दिस इंक्रीज रिस्क. और ये रिस्क क्यों बढ़ जाती है, इसके पीछे 2 मेन कारण है, और वो दोनों मेन कारण हम समझ चुके हैं ऑलरेडी. पहला, इंटरेस्ट इज ए फिक्स्ड चार्ज एंड इज रिक्वायर्ड टू बी पेड बाय द कंपनी वेदर और नॉट इट अर्न्स प्रॉफिट. इंटरेस्ट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, इंटरेस्ट एक फिक्स्ड कॉस्ट, भले ही कंपनी प्रॉफिट कमाए भले ही कंपनी प्रॉफिट ना कमाए, इंटरेस्ट आपको पे करना ही करना पड़ेगा. और दूसरा, a substantial decrease in liquidity or increased demand from creditors for payment of the company. कंपनी के पास पैसा नहीं है और जो क्रेडिटर्स हैं वो पैसा वापस मांग रहे हैं. If the company has higher proportion of debt capital in its capital structure, अब डेट ज्यादा है, बाकी फंड मेरे पास है नहीं, और क्रेडिटर्स जो है जिन्होंने मुझे पैसा उधार दिया वो पैसा मांग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लिक्विडिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है. फॉर दीज रीजंस, इन 2 कारणों की वजह से द रिस्क ऑफ ए कंपनी नॉट बीइंग एबल टू मीट इट्स ऑब्लिगेशन इज ग्रेटर देन इन द केस ऑफ ए कंपनी इन विच द प्रोपोर्शन ऑफ बोरोड सम इज सब्सटेंशियली स्मॉलर. तो फिक्स्ड कॉस्ट इंटरेस्ट होने की वजह से और लिक्विडिटी कम होने की वजह से कहीं ना कहीं जैसे जैसे आपका लीवरेज बढ़ता है, आपके कैपिटल के अंदर डेट पोर्शन बढ़ता है, वैसे वैसे कंपनी की रिस्क बढ़ती जाती है. बहुत बड़े बड़े टॉपिक बना दिए गए, 3-3, 4-4 पेज में एक एक टॉपिक को आपके स्टडी मटेरियल में कवर किया गया. छोड़ हम कुछ सकते नहीं है, कारण ये है हमारा पेपर है एमसीक्यू, और एमसीक्यू में हमें हर चीज पता होनी चाहिए, हम किसी भी टॉपिक को स्किप नहीं कर सकते. डिस्टिंक्शन में बी मेड बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्क. अब हम बात कर रहे हैं रिस्क की, तो रिस्क के भी टाइप हो सकते हैं. टू विच एन एंटरप्राइज इज एक्सपोज टू बिजनेस एनवायरमेंटल. तो हमें पता होना चाहिए रिस्क किस किस तरीके की होती है. मेनली अगर मैं बात करूं तो रिस्क 2 तरीके की होती है, एक होती है फाइनेंशियल रिस्क और एक होती है बिजनेस रिस्क. मेन तो यही रिस्क होती है, हाँ बाकी भी रिस्क हम डिस्कस करेंगे. द रिस्क विच वी हैव डिस्कस्ड इज फाइनेंशियल रिस्क. ये जो इंटरेस्ट कॉस्ट ज्यादा होने की वजह से हम रिस्क एनालाइज कर रहे हैं, इस रिस्क को बोला जाता है
फाइनेंशियल रिस्क, क्योंकि डेट इज ए पार्ट ऑफ फाइनेंस, जिसकी वजह से हमें पे करनी पड़ती है फिक्स्ड कॉस्ट, इंटरेस्ट, जिसकी वजह से इस रिस्क को नाम दिया गया फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क दैट अराइजेज इन रिलेटेड टू ओनर्स रिटर्न क्रिएटेड बाय द यूटिलाइजेशन ऑफ फंड इन द एंटरप्राइज, particularly fixed cost security, that is debt and preference shares। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए फाइनेंशियल रिस्क अराइज होने के पीछे क्या कारण है, पहला पॉइंट में लिखा हुआ है डिवेंचर्स, दूसरे पॉइंट में लिखा हुआ है डेट, तीसरे में लिखा हुआ है प्रेफरेंस शेयर, चौथे में लिखा हुआ है ऑल ऑफ द अबव। तो आप ऑल ऑफ द अबव लिख सकते हो। पहले पॉइंट में लिखा हुआ है डेट, दूसरे में प्रेफरेंस शेयर, तीसरे में इक्विटी शेयर कैपिटल, चौथे में ए एंड बी। तो ए एंड बी आपको आंसर देना है। फाइनेंशियल रिस्क इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम बिजनेस रिस्क। एक फाइनेंशियल रिस्क है, दूसरी बिजनेस रिस्क है। बिजनेस रिस्क क्या है? विच इज एसोसिएटेड विद द चांसेस ऑफ लॉस ड्यू टू वेरिएबिलिटी ऑफ रिटर्न इन जनरल क्रिएटेड बाय द एंटरप्राइज एंड सच इट इज नोन एज ऑपरेटिंग रिस्क। बिजनेस रिस्क को ऑपरेटिंग रिस्क भी बोला जाता है। बिजनेस को ऑपरेट जब हम करते हैं तो हमें होते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट होते हैं वो मेनली दो चीजों पे डिपेंड करते हैं, एक है सेल्स, एक है वेरिएबल कॉस्ट, और तीसरा फिक्स्ड कॉस्ट भी हम कंसीडर करते हैं। लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट कौन सी? फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट नहीं, ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट। सर ये ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है? अभी अगर मैं नॉर्मली बताऊं, डेप्रीशिएशन, बिल्डिंग का रेंट, सैलरीज वगैरह कंपनी जो पे करती है, मतलब बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए जो फिक्स्ड कॉस्ट पे की जाती है, दिस इज ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट। या सिंपली मैं कहूं, सेल्स में से आपको ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस करनी है, बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए जो कॉस्ट आप इनकर करते हो, दिस इज ऑपरेटिंग कॉस्ट। बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, जिसकी वजह से अगर सेल्स यूनिट, सेलिंग प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट, इनमें अगर कोई भी चेंजेस होते हैं वो भी निगेटिव, कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बढ़ गई, फिक्स्ड कॉस्ट, ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ गई, सेलिंग प्राइस मार्केट में कम हो गया, तो इनकी वजह से जो रिस्क होती है उसको नाम दिया गया बिजनेस रिस्क, ऑल्सो नोन एज ऑपरेटिंग रिस्क। इस पॉइंट को हम दोबारा डिस्कस करेंगे। फाइनेंशियल रिस्क वाला पॉइंट और ये ऑपरेटिंग रिस्क वाला पॉइंट हम प्रैक्टिकली डिस्कस करेंगे इन द चैप्टर ऑफ लीवरेज। इट इज कंसर्न विद, जो ऑपरेटिंग और बिजनेस रिस्क है, दैट इज कंसर्न विद EBIT, दैट इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। और ये अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स जो है, इसी को तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोला जाता है। इस अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स को ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोला जाता है। वेयर एज फाइनेंशियल रिस्क इज कंसर्न विद अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जबकि फाइनेंशियल रिस्क इज रिलेटेड टू अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इफ देयर इज प्रेफरेंस कैपिटल, देन फाइनेंशियल रिस्क इज कंसर्न विद अर्निंग अवेलेबल टू ऑर्डिनरी, दैट इज इक्विटी शेयर होल्डर, आफ्टर डिविडेंड्स हैव बीन पेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। अगर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी है तो उसको पेमेंट करने के बाद जो प्रॉफिट बचते हैं, this is related to financial risk. Financial risk encompasses the risk of possible insolvency and the variability in the earning on equity. Financial risk का मतलब ये है, कहीं ऐसा ना हो कि कंपनी को जब डिबेंचर होल्डर को रीपेमेंट करना है, इंटरेस्ट पे करना है, कंपनी पे नहीं कर पा रही, तो कंपनी में भी इन द रिस्क ऑफ इंसॉल्वेंसी, और इसकी वजह से जो अर्निंग ऑन इक्विटी है वो भी क्या करेगा? वेरी करता रहेगा। इन केस द एंटरप्राइज डज नॉट एम्प्लॉय डेट और प्रेफरेंस कैपिटल, अगर कंपनी के पास डेट और प्रेफरेंस कैपिटल है ही नहीं, तो सिंपल सी बात है, देयर विल बी नो फाइनेंशियल रिस्क एंड
ओवरऑल रिस्क फॉर द फर्म विल बी लो, तो कंपनी की रिस्क कम होगी. इट इज ओनली बिकॉज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डेट फाइनेंसिंग दैट ओवरऑल रिस्क इंक्रीजेस एंड ओरिजिनेट इनटू फाइनेंशियल रिस्क टू इक्विटी होल्डर. वो तो देखो सिंपल सी बात है, अगर आप फाइनेंस से रिलेटेड कोई फिक्स कॉस्ट पे करोगे तो फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट होगी, फाइनेंशियल रिस्क होगी, अदरवाइज नहीं होगी. बिसाइड्स ये दो रिस्क तो मेन है, फाइनेंशियल रिस्क, बिजनेस रिस्क. बिसाइड्स देयर आर अदर टाइप ऑफ रिस्क विच आर रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट डिसीजन. ये जो आप अभी अभी रिस्क देखकर आए फाइनेंशियल रिस्क, वो कहीं ना कहीं फाइनेंसिंग डिसीजन से रिलेट करती है, लेकिन कहते हैं रिस्क जो है वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन से रिलेटेड भी हो सकती है एंड नॉट कॉस्ट ऑफ फाइनेंशियल सोर्सेज. फाइनेंशियल के अलावा भी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड भी रिस्क हो सकती है, लाइक परचेजिंग पावर रिस्क, मार्केट रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क और सोशल और रेगुलेटरी रिस्क और अदर रिस्क. परचेजिंग पावर रिस्क, मार्केट रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क, सोशल और रेगुलेटरी रिस्क या अदर रिस्क भी हम मान सकते हैं. ये क्या है? देखो सबसे पहले जो परचेजिंग पावर रिस्क है, परचेजिंग पावर वर्ड आपके लिए नया तो नहीं है, सबने कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स वगैरह में ये वर्ड सुना हुआ होता है. परचेजिंग पावर का मतलब होता है मेरे पास अगर 100 रुपए हैं तो 100 रुपए की वैल्यू क्या है, उसकी परचेजिंग पावर क्या है, वो रिस्क क्या है. ड्यू टू इन्फ्लेशन इन मार्केट परचेजिंग पावर हमारी क्या होती जाती है, कम होती जाती है. परचेजिंग पावर रिस्क अफेक्ट ऑल इन्वेस्टर्स. द रिस्क इज एसोसिएटेड विद चेंजेस इन प्राइस लेवल ऑन अकाउंट ऑफ इन्फ्लेशन. अंडर इन्फ्लेशनरी कंडीशन, जब मार्केट में हो इन्फ्लेशन तो परचेजिंग पावर जो होती है वो हो जाती है कम एंड द इन्वेस्टर इज फेस्ड विद द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस ऑन अकाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट मेड टू द एक्सटेंट ऑफ इन्फ्लेशन. शुगर 40 रुपये पर केजी, मेरी जेब में 80 रुपए हैं, मैं 2 केजी शुगर परचेज कर सकता हूं, लेकिन यही अगर 60 रुपये पर केजी हो जाए, 80 रुपये पर केजी हो जाए, तो मेरी जेब में अगर 80 रुपए है तो मेरी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी. मैं उन 80 रुपए में 2 केजी शुगर मार्केट से परचेज नहीं कर पाऊंगा. एंड द इन्वेस्टर इज फेस्ड विद द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस ऑन अकाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट मेड टू द एक्सटेंट ऑफ इन्फ्लेशन. Under inflationary condition, therefore the real rate of return would vary from the nominal rate of return, that is the percent return on the face value of investment made. मैंने इन्वेस्टमेंट किया 100 रुपए, उस पर मुझे 10 रुपए की रिटर्न आ रही है तो 10% रिटर्न है, लेकिन मार्केट में इन्फ्लेशन की वजह से वो 100 रुपए जो है, जो मैंने 100 रुपए में चीज खरीदी थी वो मान लो 200 रुपए की है. अब उस 200 रुपए में जब मुझे 10 रुपए मिलेगा तो मेरा रेट ऑफ रिटर्न केवल 5% ही दिखाई देगा, क्योंकि मैंने तो पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है. मैंने जो पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, जब मैंने इन्वेस्ट किया था 100 रुपए, उस पे 10 रुपए अगर मुझे मिलने थे तो 10% रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेड था, लेकिन अगर वो 200 रुपए का हो रहा है तो कहीं ना कहीं रेट ऑफ रिटर्न जो एनुअली है वो केवल 5% रेट ऑफ रिटर्न होगा. हालांकि मैंने जो 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रखा है उसकी वैल्यू 200 रुपए हो गई, कहीं ना कहीं मुझे 100 रुपए का वो बेनिफिट तो होगा, लेकिन वो तो तब होगा ना जब मैं उस इन्वेस्टमेंट को सेल आउट करूंगा. क्या पता जब सेल आउट करूं उस टाइम पे वापस मार्केट डाउन आ जाए. तो हम तो रेट ऑफ रिटर्न की फिलहाल बात कर रहे हैं, दिस इज इंडिकेटेड एनुअली, और उसके अकॉर्डिंगली बात करें परचेजिंग पावर कम होती जाती है जैसे जैसे मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़ता है. इसी तरीके से एक और रिस्क अगर देखी जाए, दैट इज इंटरेस्ट रेट रिस्क. इंटरेस्ट रेट रिस्क इज कंसर्न्ड विद होल्डर ऑफ द बॉन्ड्स.
ड्यू टू चेंज इन इंटरेस्ट रेट। मेरे पास है बॉन्ड, से एग्जांपल 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट के बॉन्ड। दीज बॉन्ड्स आर हाई क्वालिटी बॉन्ड्स, नॉट सब्जेक्ट टू बिजनेस और फाइनेंशियल रिस्क, but their prices are determined by their prevailing level of interest rate in the market। और अगर जो बॉन्ड है मेरे पास, उनका जो प्राइस है वो डिटरमाइन किया जाता है मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है। एज ए रिजल्ट इफ इंटरेस्ट रेट अगर कम होगा तो फिर प्राइस इसका बढ़ जाता है। एक्चुअल में बॉन्ड प्राइस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है एनुअल इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखेंगे हम आगे जब कॉस्ट ऑफ कैपिटल वगैरह का चैप्टर डिस्कस करेंगे तो डिस्कस करेंगे। बॉन्ड प्राइस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है एनुअल इंटरेस्ट अपॉन में मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट गिरता है तो आपका प्राइस बढ़ता है, और अगर ये रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है तो मार्केट में बॉन्ड का प्राइस कम हो जाता है। द रिस्क इज मोर इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म बॉन्ड, क्योंकि चेंजेस नंबर ऑफ टाइम्स में ज्यादा होंगे। अगर 1 साल का बॉन्ड है, 3 साल का बॉन्ड है, चेंज 1 बार हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा। 20 साल का बॉन्ड है, 5 बार, 7 बार, 10 बार चेंज हो जाएगा। बिकॉज द रेट ऑफ इंटरेस्ट में फ्लक्चुएट ओवर ए वाइडर रेंज एज कंपेयर टू ए शॉर्ट टर्म बॉन्ड। तो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रेट की वजह से बॉन्ड के प्राइसेस क्या करते हैं, फ्लक्चुएट करते रहते हैं। एज रिगार्ड सोशल और रेगुलेटरी रिस्क की बात करें, गवर्नमेंट के अगर रूल्स रेगुलेशन चेंज हो जाए, बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। एज रिगार्ड सोशल एंड रेगुलेटरी रिस्क, दे अराइज ड्यू टू हार्श रेगुलेटरी मेजर्स। लाइक गवर्नमेंट कहते लाइसेंस हर एक फील्ड में मैंडेटरी है। नेशनलाइजेशन कि आप केवल और केवल अपना माल इंडिया के इंडिया में बेचोगे, बाहर नहीं बेच पाओगे, एक्सपोर्ट कंपनियां तो खत्म हो जाएगी। प्राइस कंट्रोल, गवर्नमेंट बोल दे आप इस आइटम को इससे ज्यादा प्राइस में नहीं बेच सकते, आप इस आइटम पे 10% से ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमा सकते। ये क्या है, सोशल और रेगुलेटरी रिस्क। तो कहीं ना कहीं रिस्क तो काफी सारी तरीके की होती है, बट मेनली 2 तरीके की रिस्क होती है, फाइनेंशियल रिस्क, बिजनेस रिस्क। ये जो रिस्क है फाइनेंशियल और बिजनेस, दिस इज रिलेटेड टू फाइनेंशियल डिसीजन। और इन्वेस्टमेंट डिसीजन से रिलेटेड रिस्क की बात करें, परचेजिंग पावर रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क, सोशल और रेगुलेटरी रिस्क। हो सकता है एग्जामिनर आपसे पूछ ले which of these risks are related to investment decision, purchasing power risk, interest rate risk, social and regulatory risk, business risk। तो सिंपल है, डी इस सिचुएशन में ऑल ऑफ द अबव होगा, तो आप ऑल ऑफ द अबव लिख सकते हो। इसी तरीके से पूछ ले which of these risk is related to financing decision, ए बिजनेस रिस्क, बाकी 3 लिखी हुई है परचेजिंग पावर, इंटरेस्ट रेट, सोशल एंड रेगुलेटरी, बिजनेस रिस्क। तो इस तरीके से हमें पॉइंट्स पता होने चाहिए एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। चलो जी, ये था हमारा कॉस्टिंग एंड रिस्क। सिंपल कहूं, फिक्स्ड कॉस्ट से रिलेटेड जो है रिस्क होती है, फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा रिस्क ज्यादा, फिक्स्ड कॉस्ट कम रिस्क कम। डेट और प्रेफरेंस शेयर से रिलेटेड फाइनेंशियल रिस्क होती है, जितना ज्यादा लीवरेज, जितना ज्यादा गियरिंग, उतना ज्यादा रिस्क। नॉर्मली ऐसा माना जाता है डेट का पोर्शन होगा तो कहीं ना कहीं रिटर्न ऑन कैपिटल ज्यादा होगा, लेकिन अगर रिटर्न ऑन कैपिटल इन कंपैरिजन विद इंटरेस्ट रेट कम होगा तो उस सिचुएशन में कंपनी को लॉसेस हो सकते हैं। रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क, बिजनेस रिस्क रिलेटेड टू फाइनेंसिंग डिसीजन, परचेजिंग पावर रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क, सोशल और रेगुलेटरी रिस्क रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से अपने को पता होने चाहिए। हेडिंग पुट करो कॉस्टिंग एंड रिस्क। सबसे पहले ये 2 पॉइंट कॉपी करो,
इसके बाद ये एग्जाम्पल कॉपी करो। इसके बाद ये 2 पॉइंट कॉपी करो। इसके बाद 1 2 3 4 5, ये 5 पॉइंट कॉपी करो। देन ये 2 पॉइंट कॉपी करो। इसके बाद ये पूरा का पूरा पैराग्राफ कॉपी करो, जिसमें ये डिस्कस किया गया है कि लीवरेज अगर ज्यादा है तो कंपनी की रिस्क भी ज्यादा होती है, और इसके पीछे 2 कारण होते हैं। इंटरेस्ट फिक्स्ड कॉस्ट है, कंपनी को प्रॉफिट हो कम हो ना हो डजेंट मैटर, फिक्स्ड कॉस्ट पे करनी ही पड़ती है। और जब फिक्स्ड कॉस्ट कंपनी को पे करनी पड़ती है तो कंपनी की लिक्विडिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है। इसके बाद ये कॉपी करो, और साथ में फाइनेंशियल रिस्क और बिजनेस रिस्क के रिलेटेड ये आपका पूरा का पूरा पैराग्राफ कॉपी करो। इसके बाद रिस्क रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ये सारा का सारा कॉपी करो। दिस वन परचेजिंग पावर रिस्क, इंटरेस्ट रिस्क एंड सोशल एंड रेगुलेटरी रिस्क। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, दैट इज फाइनेंशियल डिस्ट्रेस एंड इंसॉल्वेंसी। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन खराब है, दिस इज नॉन एज फाइनेंशियल डिस्ट्रेस, और उस सिचुएशन में कंपनी में भी इंसॉल्वेंट, तो टॉपिक का नाम रखा गया फाइनेंशियल डिस्ट्रेस एंड इंसॉल्वेंसी। जनरली द अफेयर्स ऑफ ए फर्म should be managed in such a way that the total risk, that is business as well as financial, borne by equity holders is minimum। देखो, कंपनी हमेशा कोशिश करती है कि कंपनी जो रिस्क बियर कर रही है टोटलिटी में, टोटल रिस्क में मेनली 2 रिस्क, बिजनेस एज वेल एज फाइनेंशियल, वो क्या हो, कम से कम हो, एंड इज मैनेजेबल, इतना हो कि मैनेज कर सकें,
अदरवाइज द फर्म वुड ऑब्वियसली फेस डिफिकल्टीज। और अगर रिस्क ज्यादा होगी तो कंपनी को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। इन मैनेजिंग बिजनेस रिस्क द फर्म हैज टू कोप विद द वेरिएबिलिटी ऑफ द डिमांड फॉर इट्स प्रोडक्ट। जैसा मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि बिजनेस रिस्क इज रिलेटेड टू सेलिंग प्राइस कम ना हो जाए, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बढ़ ना जाए, फिक्स्ड कॉस्ट ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ ना जाए। तो इन मैनेजिंग बिजनेस रिस्क द फर्म हैज टू कोप विद द वेरिएबिलिटी ऑफ द डिमांड फॉर इट्स प्रोडक्ट, प्राइसेस, इनपुट प्राइसेस। इनपुट प्राइसेस का मतलब मटेरियल, लेबर, ये जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट होती है इनके प्राइसेस, इन पे क्या है कंट्रोल रखे, सेलिंग प्राइस कम ना हो, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बढ़े ना। इट हैज ऑल्सो टू कीप ए टैब ऑन फिक्स्ड कॉस्ट। ये जो फिक्स्ड कॉस्ट की बात चल रही है ये चल रही है ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट की बात। ये बात है ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट की। तो सेलिंग प्राइस, इनपुट के प्राइसेस और ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट को कंट्रोल में करके आप अपने बिजनेस रिस्क को मैनेज कर सकते हो। बात करें फाइनेंशियल रिस्क, एज रिगार्ड्स फाइनेंशियल रिस्क, हाई प्रोपोर्शन ऑफ डेट इन द कैपिटल स्ट्रक्चर एंटेल्स ए हाई लेवल ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट। अगर डेट ज्यादा है तो आपको इंटरेस्ट ज्यादा पे करना पड़ेगा। इफ कैश इनफ्लो इज इनएडिक्वेट the firm will face difficulties in payment of interest and repayment of principal। और अगर जो कैश का फ्लो है वो इनएडिक्वेट है तो फिर उस सिचुएशन में फर्म को डिफिकल्टी होगी कि कंपनी टाइमली बेसिस पे इंटरेस्ट और प्रिंसिपल रीपेमेंट नहीं कर पाएगी। इफ द सिचुएशन कंटिन्यूज लॉन्ग एनफ, ए टाइम विल कम व्हेन द फर्म वुड फेस प्रेशर फ्रॉम क्रेडिटर्स। और अगर ऐसी सिचुएशन चलती रही कि कंपनी टाइमली इंटरेस्ट और रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल नहीं कर रही तो क्रेडिटर्स का एक प्रेशर आएगा पेमेंट के लिए। फेलियर ऑफ सेल्स कैन ऑल्सो कॉज डिफिकल्टीज इन कैरिंग आउट प्रोडक्शन ऑपरेशन। अगर आप मार्केट में अपना माल नहीं बेच पा रहे हो तो फिर आपको प्रोडक्शन में भी दिक्कतें आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि जब माल बिकेगा नहीं तो प्रोडक्शन करके क्या करूंगा। The firm would find itself in a tight spot। तो कंपनी की सिचुएशन हो जाएगी टाइट। इन्वेस्टर वुड नॉट इन्वेस्ट फर्दर, इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करना बंद कर देगा। क्रेडिटर्स वुड रिकॉल देयर लोन, क्रेडिटर्स अपना पैसा वापस मांगना शुरू कर देंगे। कैपिटल मार्केट वुड हेवीली डिस्काउंटेड सिक्योरिटी, कैपिटल मार्केट में अगर आपका शेयर लिस्टेड होगा तो हेवीली डिस्काउंट का मतलब है प्राइसेस डाउन आना, रिड्यूस द प्राइसेस। आपके शेयर के जो प्राइसेस हैं कैपिटल मार्केट में वो कम होने शुरू हो जाएंगे, डिस्काउंट का मतलब कम हो जाना। Thus the firm would find itself in a situation of cold distress। तो कंपनी आ जाएगी स्ट्रेस में, डिस्ट्रेस में। It may have to sell its asset to discharge its obligation to outsiders at prices below their economic values। अब कंपनी को क्या करना पड़ेगा, अपने ऑब्लिगेशन पे करने के लिए कंपनी के पास जो एसेट होगी वो कंपनी को बेचनी पड़ेगी, वो भी सस्ती। सो व्हेन द सेल प्रोसीड्स आर इनएडिक्वेट टू मीट आउटसाइड लायबिलिटीज, द फर्म इज सेड टू हैव फेल्ड और बिकम बैंकरप्ट और इंसॉल्वेंट। और इसी सिचुएशन को बैंकरप्सी और इंसॉल्वेंसी सिचुएशन बोला जाता है। फेलियर ऑफ ए फर्म इज टेक्निकल इफ इट इज अनेबल टू मीट इट्स करंट ऑब्लिगेशन। कंपनी अगर अपने जो नॉर्मल रूटीन के खर्चे होती है उनको भी अगर मीट आउट नहीं कर पाती तो इसको बोला जाता है टेक्निकल फेलियर। द फेलियर कुड बी टेम्पररी एंड माइट बी रेमेडियल। ऐसा भी हो जाता है कई बार कि किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में कंपनी के पास कैश नहीं है तो दिस इज अ टेम्पररी फेलियर, लेकिन कंपनी उसको सुधार सकती है, मैनेज कर सकती है, कुछ टाइम के बाद कंपनी वापस अपने स्टेप्स पे आ जाएगी।
व्हेन लाइबिलिटीज एक्सीड एसेट, अगर कंपनी की लाइबिलिटी ज्यादा है और एसेट कम है, द नेट वर्थ बिकम्स नेगेटिव, एसेट माइनस लाइबिलिटी विल बी नेगेटिव। बैंकरप्सी एज कॉमनली अंडरस्टूड अराइजेस, और जब जब ऐसी सिचुएशन दिखाई देती है कि कंपनी की लाइबिलिटी ज्यादा है और कंपनी के पास एसेट्स कम है, तो दिस इज द सिचुएशन ऑफ बैंकरप्सी और इंसॉल्वेंसी। टेक्निकल बैंकरप्सी कैन बी ascertained बाय कंपेयरिंग करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटी। अगर कंपनी की करंट लाइबिलिटी ज्यादा है, करंट एसेट्स कम है, तो इसको बोला जाता है टेक्निकल बैंकरप्सी। दैट इज वर्किंग आउट करंट रेशियो और क्विक रेशियो। करंट रेशियो और क्विक रेशियो अगर फेवरेबल नहीं है, तो दिस सिचुएशन इज नॉन एज टेक्निकल बैंकरप्सी। वर्किंग कैपिटल अगर नेगेटिव जा रहा है, दिस इज नॉन एज टेक्निकल बैंकरप्सी। ऑन द अदर हैंड, solvency ratios indicate long term liquidity, that is the ability of the firm to discharge its term liability। कंपनी निकालती है डेट इक्विटी रेशियो, अगर वो फेवरेबल है, मतलब डेट इक्विटी रेशियो अगर फेवरेबल है, कंपनी के पास इक्विटी प्रॉपर्ली है, डेट कम है, इसका मतलब कंपनी इजीली अपने टर्म लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज पे कर पाएगी। दिस इज द सिचुएशन ऑफ solvency। examples of solvency ratios are, जो मैंने एग्जांपल बताया, डेट टू इक्विटी रेशियो, या कंपनी डेट टू टोटल फंड भी देख लेती है, डेट अपॉन में टोटल फंड, या इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देख लेती है कि कंपनी इंटरेस्ट पे करने के लायक है भी कि नहीं है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का नॉर्मली फॉर्मूला होता है ईबीआईटी अपॉन में इंटरेस्ट। आइडिया लग जाता है कि कंपनी के पास क्या इतना अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है जिससे कंपनी अपने इंटरेस्ट इजीली पे कर सके। ट्रेंड एनालिसिस भी किए जा सकते हैं, लाइक पास्ट एक्सपीरियंस। ट्रेंड एनालिसिस शुड बी मेड फॉर द पास्ट 3 to 5 years टू पिकअप सिग्नल ऑफ बैंकरप्सी इफ एनी। पिछले 3 से 5 साल देखो, ट्रेंड देखो, हो सकता है कंपनी के लिए ये नई सिचुएशन ना हो, कंपनी ऐसी सिचुएशन से पहले भी गुजर चुकी हो, लेकिन कंपनी अपनी सिचुएशन को 1-2 साल में इंप्रूव कर लेती हो। तो कभी भी अगर बैंकरप्सी सिचुएशन दिखती है, तो ट्रेंड एनालिसिस भी जरूरी है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि पास्ट में भी कंपनी के सामने ऐसी सिचुएशन आई थी और कंपनी उस सिचुएशन से बहुत अच्छी तरीके से बाहर आ गई थी। तो हो सकता है आज जो सिचुएशन चल रही है उससे भी कंपनी आगे आने वाले 1-2 साल में इंप्रूव कर ले, बाहर आ जाए। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था आपका फाइनेंशियल डिस्ट्रेस एंड इंसॉल्वेंसी, जो कि कहीं ना कहीं हमने ये जो कॉस्टिंग एंड रिस्क का पॉइंट पढ़ा उसी से रिलेट किया गया कि अगर कंपनी के पास डेट ज्यादा होगी, इंटरेस्ट के खर्चे ज्यादा है और कंपनी उसको टाइमली बेसिस पे रीपेमेंट नहीं कर पा रही, डेट को रीपे नहीं कर पा रही, तो उस सिचुएशन में देयर में बी द सिचुएशन ऑफ बैंकरप्सी और इंसॉल्वेंसी। कंपनी अपनी सॉल्वेंसी जानने के लिए डेट इक्विटी रेशियो, डेट टू टोटल फंड रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इनका सहारा ले लिया करती है। कंपनी अपनी ऑपरेटिंग रिस्क को कम करने के लिए सेलिंग प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट, इन पे कंट्रोल रखे। तो ये छोटे छोटे नॉर्मल से पॉइंट है जो कि मेरे हिसाब से कॉमन सेंस वाली बात है। जब हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में इतना लंबा चौड़ा डिस्कशन कर रहे हैं, तो दीज आर द छोटे मोटे पॉइंट्स जो कि जब फाइनेंशियल मैनेजमेंट खत्म होता है तब तक आपके ब्लड में ये पॉइंट चले जाएंगे, और इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आएगा एमसीक्यू, आप इजीली इसका आंसर दे पाओगे। हेडिंग पुट करो फाइनेंशियल डिस्ट्रेस एंड इंसॉल्वेंसी। सबसे पहले फर्स्ट 5 पॉइंट्स आप कॉपी कर लो। नेक्स्ट 5 पॉइंट्स कॉपी कर लो।
इसके बाद नेक्स्ट ये 4 पॉइंट्स भी कॉपी कर लो। इसके बाद ये 6 पॉइंट कॉपी करो, जिसमें टेक्निकल फेलियर, टेक्निकल बैंकरप्सी और ट्रेंड एनालिसिस की बात की गई। इसके बाद इस चैप्टर में 2 टॉपिक बचते हैं, तो बेटर है कि वो 2 टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करें। आज की क्लास हम यहीं पे फिनिश करते हैं। टॉपिक्स बड़े होने की वजह से हम एक सिंगल क्लास में केवल और केवल 1 घंटे में 2 टॉपिक ही कवर कर पा रहे हैं। पहला टॉपिक आज देखा आपने कॉस्टिंग एंड रिस्क। कॉस्टिंग का मतलब मेनली फिक्स्ड कॉस्ट रिलेटेड टू डेट एंड रिलेटेड टू प्रेफरेंस शेयर्स। उससे रिलेटेड जो रिस्क है, बिजनेस रिस्क हो गई, फाइनेंशियल रिस्क हो गई, दीज आर रिलेटेड टू फाइनेंशियल डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन से रिलेटेड परचेजिंग पावर रिस्क हो गई, इंटरेस्ट रेट रिस्क हो गई, सोशल और रेगुलेटरी रिस्क हो गई, ये डिस्कस किया। और दूसरा पॉइंट हमने डिस्कस किया फाइनेंशियल डिस्ट्रेस एंड इंसॉल्वेंसी। कहीं ना कहीं पिछले पॉइंट से ही रिलेटेड था। इंटरेस्ट की कॉस्ट ज्यादा होने की वजह से कंपनी पे बर्डन आ सकता है। कंपनी अगर अपना प्रोडक्ट मार्केट में नहीं बेच पा रही, प्रॉपर इनफ्लो वहां से जनरेट नहीं हो रहा, देयर मे बी द सिचुएशन ऑफ बैंकरप्सी और इंसॉल्वेंसी। अगर आप अपने करंट ऑब्लिगेशन मीट आउट नहीं कर पा रहे, टेक्निकल फेलियर माना जाता है। अगर आपकी करंट लायबिलिटी ज्यादा है, करंट एसेट्स कम है, टेक्निकल बैंकरप्सी इसको बोला जाता है। लेकिन जब भी एक ऑर्गेनाइजेशन में बैंकरप्सी, इंसॉल्वेंसी ये सिचुएशन दिखाई दे, तो पीछे 3 से 5 साल का एक ट्रेंड एनालिसिस भी करना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कंपनी ऐसी सिचुएशन से ऑलरेडी बाहर आ चुकी हो, तो वो भी कहीं ना कहीं करना जरूरी है। इतना आप नेक्स्ट क्लास में रिवाइज करके आओ। 2 टॉपिक हमारे रहते हैं, नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर लेंगे और उसके जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम इस चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यू जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे के सारे डिस्कस करेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।